Hello students, welcome to Saraswati Physics classes by Lokesh Giri. We are going to discuss about physics. फिजिक्स को समझने के लिए तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। पहला इंटरेस्ट, दूसरा कंटिन्यूटी, तीसरा कंसंट्रेशन। इंटरेस्ट यदि किसी भी सब्जेक्ट में है, आप उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप कंसंट्रेट करेंगे तो कंटिन्यूटी बनेगी। अब यहाँ स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में एक कॉम्बिनेशन चलना चाहिए। टीचर्स का फर्ज है कि वो इंटरेस्ट क्रिएट करके रखे बाई सम एग्जाम्पल्स, सम प्रैक्टिकल्स और some devices, and students focus and उन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए उसे कंसंट्रेट करना है और कंटिन्यूटी में रहना है। आज अपनी पहली क्लास में हम फिजिक्स को कैसे शुरू करें, फिजिक्स के क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं, हर चैप्टर में हमें क्या मिलेगा, इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले यदि 12th क्लास की फिजिक्स में देखते हैं तो यहाँ 9 यूनिट्स हैं। हर यूनिट एक एक्टिव या पैसिव एलिमेंट्स देता है। उन एक्टिव और पैसिव एलिमेंट से कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनती हैं। उन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को हम हर रोज यूज करते हैं, पर हमें यह नहीं पता होता है कि जो हम 12वीं क्लास में फिजिक्स पढ़ रहे हैं उन्हीं में से जो हमने एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स को स्टडी किया था वो हम इन डिवाइसेस में यूज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अब हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं, ना हमने देखा है। तो 12वीं का जब सिलेबस शुरू होता है उसमें इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज जो भी डिवाइसेस होंगी उन्हें देखेंगे। हर चैप्टर का एक मोटिव है। फॉर एग्जांपल 12th में 9 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, सेकेंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, द इंडियन नेम इज कंडेंसर और द कैपेसिटर। कैपेसिटर इज वाइडली यूज्ड इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स, वाइडली यूज्ड। सेकेंड यूनिट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी से जाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कंडेंसर और कैपेसिटर। आपने एडाप्टर्स, टेलीविजन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं उन सब में आप कभी उन प्लेट्स को खोल के देखेंगे तो आपको छोटे बड़े सिलेंड्रिकल फॉर्म और डिफरेंट फॉर्म्स के आपको डिवाइसेस दिखेंगी। जैसे मेरे पास है कुछ, जैसे ये है, इसे कहते हैं कैपेसिटर। कंडेंसर, इट इज कनेक्टेड इन टीवी। ये मैंने टीवी के सर्किट से लिया है। ये थोड़ा सा बड़ा है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे होते हैं लाइक दिस। ये भी कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर्स को कैसे बनाएं, इसके फंक्शन क्या हैं, इसे किस लिए यूज करते हैं, कितने नंबर्स में यूज करते हैं, किस तरह की एनर्जी ये स्टोर करके रखता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इन सब को डिस्कस करने के लिए 12वीं क्लास में चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंप्लीट करते हैं तो लास्ट टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर मीन्स द मोटिव ऑफ फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट यूनिट
how to generate the capacitor, what is its function, how it is used, how it works, etc. फर्स्ट यूनिट में यदि कैपेसिटर है तो सेकेंड यूनिट that is the current electricity and its element is a resistor. In class 10th आपने सुना होगा resistances, these are the resistor. Like third unit magnetism, there are magnets, cyclotrons, MCG. Alternating current, इंडक्टर्स, जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, जितने भी एलिमेंट्स हम इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक गुड्स में यूज करते हैं वो सब एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स को 12th क्लास में स्टडी करते हैं. लाइक दिस इज एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर. दिस इज द फ्यूज. These are the PN junction diodes. In last unit, semiconductors. And this is the resistor. Resistor, resistance, its property. And all the elements are found which are used widely in इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स. तो बच्चों, इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमें मिलने वाला है कंडेंसर. अब आपने कंडेंसर देखा होगा फैन में, वाइट कलर का एक सिलेंड्रिकल होता है. मोटर, जो पानी की जो मोटर होती है पंप के साथ लगी होती है, उसमें, कूलर में, एसी में, कार में, स्कूटी में, जो भी करंट ऑपरेटेड डिवाइसेस हैं, टेलीविज़न हैं, एडाप्टर्स हैं, सेलफोन हैं, सब में वाइडली कंडेंसर और कैपेसिटर्स यूज होते हैं. अब यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझना है तो मेन मोटिव हमारा रहेगा कंडेंसर या कैपेसिटर. अब क्वेश्चन आता है कि मैं कैपेसिटर तक कैसे पहुंचूं, कैपेसिटर्स को कैसे बनाएं. उसके लिए हमें 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को शुरू करना है. एक बात और, जो 12th की फिजिक्स है वो चेन है. फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज यदि आप अच्छे से समझते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इट्स प्रॉपर्टीज, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाउ टू कैलकुलेट द चार्ज, तो हम आगे के चैप्टर्स या आगे के टॉपिक्स को लेके आगे चल सकते हैं. यदि हम चार्ज ही नहीं समझेंगे तो हमें आगे की बातें नहीं समझ आएंगी. मीन्स 12th में जो आज पढ़ रहे हैं उसे कल हमें यूज करना है. एक चेन रहेगी, चेन में एक कड़ी भी टूटेगी, आपको समझने में दिक्कत होगी, आप प्रॉपरली समझ नहीं पाएंगे, आपको डाउट्स आने लगेंगे. तो इसलिए मैंने जिक्र किया था कि कंटिन्यूटी, और पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर देखें. इंटरेस्ट के लिए कुछ प्रैक्टिकल्स भी परफॉर्म करेंगे, बट सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट. चार्ज एक कॉमन सा वर्ड है, बट एक साइंटिस्ट था थेल्स. थेल्स ने फर्स्ट टाइम इस चार्ज को ऑब्जर्व किया. फर और अंबर, like some materials which are naturally found on the rubbing, like glass rod and wool or polythene,
both the objects either attract or repel. थेल्स ने सबसे पहले देखा कि जो दो मटेरियल्स को हम आपस में रब कर रहे थे उनमें एक ऐसी प्रॉपर्टी जनरेट होने लगी जो उन्हें या तो अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। अब उस अट्रैक्शन और रिपल्शन के कोजेस को समझने के लिए कि ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से, एक पुरानी थ्योरीज के साथ हम चलेंगे। तो वो तो उसी टाइम की थी जो बोल दिया, लेकिन यदि मुझे उस बात को समझना है कि ये चार्ज जनरेट कैसे हुआ, तो उसके लिए यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि कुछ चार्जेस को जनरेट करने का जो एक प्रोसीजर है उनमें रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हर एक मटेरियल में जितना भी मैटर है, एक एलिमेंट है जो सभी मैटर में हमेशा पाया जाता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी मटेरियल में है, किसी भी एलिमेंट में है, इलेक्ट्रॉन आइडेंटिकल होते हैं। इसका चार्ज या मास कभी चेंज नहीं होता, एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। और कुछ मटेरियल्स में इसे आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट मैंने बात की इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन दिया था जे थॉमसन ने। हमें यहां इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं करना है, हम ये ध्यान रखेंगे कि जितना भी मैटर है उसमें सभी में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो इलेक्ट्रॉन की जो फादर कहा जाता है वो जे थॉमसन। हमें चाहिए चार्ज, कितना चार्ज होता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, नेगेटिव इन नेचर, एंड इट्स मास 9.1 into 10⁻⁻31 kg। इससे छोटा कोई भी पार्टिकल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, ये सबसे छोटा पार्टिकल है। कुछ एलिमेंट्स, कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो बहुत आसानी से इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन क्या हमें दिखेगा? नहीं दिख सकता। जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कुछ एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और वो यदि एनर्जी 1.6 into 10⁻⁻19 जूल है, तब हम कहेंगे कि एक सब्सटेंस ने दूसरे को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो दोनों के बीच में एक चार्ज डेवलप होगा। जो डोनर होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, जो एक्सेप्टर है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। दिस इज द इलेक्ट्रॉन। सेकेंड कॉन्सेप्ट, सेकेंड एलिमेंट इज प्रोटॉन। प्रोटॉन, इसका चार्ज पॉजिटिव होता है, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, बट मास ज्यादा होता है, वो 1.67 into 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन इज heavier than electron and it is found in nucleus. It cannot be transferred easily or hardly. And the third element, which is neutron, neutron mass 1.67 or 8 into 10⁻⁻27 kg, but charge is 0। तीन एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन,
नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड सेम होगा। इलेक्ट्रॉन सबसे लाइट, प्रोटॉन उससे हैवियर होता है, बट न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता। इसका मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से। पर क्वेश्चन आता है, हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्यों डिस्कस करने लगे? इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी बॉडी का चार्ज होने में। यदि कोई भी सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के कांटेक्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो दोनों बॉडी चार्ज होंगी। यदि दोनों बॉडी चार्ज होंगी तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है। इन शॉर्ट, मैं थोड़ा सा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में डिस्कस करूंगा। हम ये मान के चलते हैं कि ये तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं कि इन तीन एलिमेंट्स के अलावा ऐसा कोई एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। एक इंडियन साइंटिस्ट था एस.एन. बोस। बोस के अकॉर्डिंग कुछ बोसॉन्स होते हैं, कुछ क्वार्क। ए फंडामेंटल थ्योरी क्वार्क्स क्यों डिस्कस करने लगे? क्या होते हैं क्वार्क्स? क्वार्क्स आर बिल्डिंग मटेरियल्स या बिल्डिंग पार्टिकल्स ऑफ द एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते ही हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर कुछ क्वार्क्स होते हैं, कुछ बोसॉन्स होते हैं, कोई स्ट्रिंग्स होती हैं। यहाँ पर क्वार्क को डिस्कस करने का मेरा एक सीधा सा मोटिव ये है कि यदि कोई हमसे पूछे कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल क्यों है, तो या तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं पूछूं कि चैडविक से पूछो, प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन जितना ही पॉजिटिव चार्ज क्यों है, वो गोल्डस्टीन से पूछूं। जो भी कंफ्यूजन्स हैं, इनका जो आंसर है वो हमें देता है क्वार्क्स। इन हायर एजुकेशन जब आप आगे पढ़ेंगे, सपोज न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर और बहुत सारे एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं। उन एलिमेंट्स में से ही एक होते हैं क्वार्क्स। 6 तरह के क्वार्क होते हैं। फर्स्ट, अप क्वार्क, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस पर जो चार्ज होगा वो 2/3 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड, डाउन क्वार्क, डी, एंड द चार्ज 1/3 ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बट नेगेटिव। इन्हीं के और भी नाम है, जैसे चार्म, स्ट्रेंज। तो इसी तरह से 6 नेमिंग्स हैं, बट चार्ज उनका सेम रहेगा, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। इन क्वार्क के कॉम्बिनेशन को यदि हम देखते हैं, हमें बताया जाता है कि हर एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन एटलीस्ट 3 क्वार्क से मिलकर बनता है। जो बिल्डिंग पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए, वो क्या है? क्वार्क्स। ईच प्रोटॉन एंड a न्यूट्रॉन consist of 3 quarks. मीन्स यदि आप प्रोटॉन को डिस्कस करते हैं, यदि प्रोटॉन है तो प्रोटॉन में 3 क्वार्क होंगे, 1 2 3। कौन से होंगे? यदि न्यूट्रॉन की बात करता हूं तो न्यूट्रॉन में भी 3 क्वार्क होंगे। अब वो कौन से होंगे? मैं यदि
इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहता हूं कि न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 क्यों है। उसके लिए मुझे इन क्वार्क कॉम्बिनेशन को समझना पड़ेगा। इन केस ऑफ प्रोटॉन, क्वार्क्स होते हैं 2 अप 1 डाउन। इस अप और डाउन से चार्ज हुआ 2e/3 प्लस 2e/3 माइनस e/3, दैट इज E। मीन्स प्रोटॉन पर जो चार्ज हुआ वो अप्रोक्सीमेट किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन के। न्यूट्रॉन में एक होता है म्यू अप क्वार्क और 2 होते हैं डाउन क्वार्क। अप क्वार्क 2e/3 माइनस e/3 माइनस e/3 कितना हो गया? 0। दैट इज द रीजन प्रोटॉन पर चार्ज होता है एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन जितना, क्योंकि उसके अंदर 2 अप क्वार्क होते हैं, 1 डाउन क्वार्क होता है। न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है क्योंकि उसमें 1 अप क्वार्क होगा और 2 डाउन क्वार्क होंगे। चार्ज एडिटिव होता है तो 2e/3 माइनस e/3 माइनस e/3 0। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को समझने के लिए हमें जाना पड़ा कहाँ? क्वार्क थ्योरी में। एक एनसीईआरटी में, जब आपके पास एनसीईआरटी होगी, एक क्वेश्चन नंबर 25, उसमें एक क्वेश्चन है क्वार्क से रिलेटेड। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द क्वार्क्स इन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के डिस्कशन के बाद में अब हम जा सकते हैं कि चार्ज क्या होता है। व्हाट इज चार्ज? चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज्ड कब कहा जाएगा, उसका बेसिक रीजन क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, इस बात को समझने के लिए यहां पर देखना पड़ेगा कि हर एक एलिमेंट के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फुलफिल होते हैं। उनमें कुछ एलिमेंट्स, कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं और गेन कर सकते हैं। ऐसे पेयर्स जो बहुत आसानी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करें या गेन करें, वो दोनों आपस में चार्ज होंगे। एंड द मेन कॉज ऑफ चार्ज इज फ्रिक्शन। द ओरिजिन ऑफ द चार्ज इज फ्रिक्शन। हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, एंड द आंसर इज इलेक्ट्रिक चार्ज। यहां भी यदि मैं किसी बॉडी को चार्ज देखना चाहता हूं, चार्ज करना चाहता हूं, तो उसके लिए जरूरी है कि उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो। फ्रिक्शन की वजह से दोनों में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक वो ऑब्जेक्ट जो एनर्जी लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक जो एनर्जी गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सेप्ट तो देखेंगे, लेकिन यदि मैं थोड़ा सा पीछे जाएं, थेल्स के बाद में कुछ ड्यूफे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऐसे 2-3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज को बहुत अच्छे से समझा, एक्सप्लेन किया। उनमें उन्होंने कुछ नंबर ऑफ पेयर्स दिए जिनमें से जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन कर सकते हैं। उनमें जैसे ग्लास रोड एंड सिल्क, वूल, एबोनाइट, फर, हेयर्स। हम छोटे से ही थे तब से ही एक स्केल लिया या पेन लिया, लाइक दिस, ये पेन है। आप पेनों को लो और ड्राई हेयर्स पर ऐसे ऐसे रब करते रहो। जब ड्राई हेयर्स पे ऐसे ऐसे रब करेंगे तो क्या हुआ, हेयर्स, और ये क्या है, प्लास्टिक, हेयर्स ड्राई हैं, दैट मीन्स फ्रिक्शन है। हमने ऐसे रब किया तो दोनों के बीच में एनर्जी ट्रांसफर होने लगी। जैसे ही एनर्जी ट्रांसफर हुई
either hairs or plastic or pen transfer some number of electrons. जैसे कि थेल्स ने बताया था कि जैसे हेयर्स हैं, वूल है, इन ग्लास है, इन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है. प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, एबोनाइट है, सिल्क है, ये नेगेटिव चार्ज होता है. मीन्स बाय नेचर ग्लास, हेयर्स एंड वूल इलेक्ट्रॉन्स के डोनर हैं. प्लास्टिक, पॉलीथीन, एबोनाइट ये एक्सेप्टर है. ऐसे पेयर जब भी कुछ एनर्जी स्पेंड करते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन, दोनों ही चार्ज होंगे, बट ये चार्ज हमेशा टेम्परेरी होता है. आपने देखा होगा, जैसे मैं भी बता रहा था कि ये पेन है, इसे आप बालों से रगड़ो, रगड़ते हुए आप छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर या डस्ट पार्टिकल्स ये ऐसे रखोगे तो ये अट्रैक्ट करेगा. और यदि मैं एक एक्सपेरिमेंट दिखाना भी कोशिश करूं, ये एक छोटा सा पेपर रखा, मैंने ऐसे ऐसे इसे रब किया, जैसे ही मैं इसके पास लेके आऊंगा तो ये क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा. आप घर पे ट्राई करें. यदि ड्राईनेस है हेयर्स में तो फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा. तो अब हमें समझना ये है कि यदि मुझे ऐसे दो पेयर्स चाहिए जिन पर एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन का कोज रहेगा फ्रिक्शन. अब चार्ज को एक्सप्लेन करने का मेरे पास प्रोसीजर क्या है, हाउ टू एक्सप्लेन द चार्ज. क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी की फॉर्म थी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रिक्शन से होता है, और दो पेयर्स की रिक्वायरमेंट है. तो हम चार्ज को एक्सप्लेन कर सकते हैं. चार्ज इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी resides over the surface of an object or conductors by the transformation of electrons due to friction. पर यहाँ एक बात समझना जरूरी है, किन्हीं दो पेयर्स के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता. ऐसे दो पेयर्स का होना जरूरी है जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज करे तो उतनी आसानी से दूसरा गेन करे. दैट इज द परफेक्ट पेयर. पेयर है तभी आप दो बॉडीज को चार्ज कर सकते हो, अदरवाइज चार्ज नहीं कर सकते. कुछ जनरल कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे आप विंटर में आपने स्वेटर पहना हुआ है और जब सोने के लिए जाते हैं आप स्वेटर को ऐसे जब उतारते हैं तो उसमें आपने देखा होगा थोड़ी सी स्पार्किंग सी होने लगती है. पॉलीथीन है, आप जैसे नोटबुक लाते हैं, एक बहुत पतली सी पॉलीथीन है, आप उसे पकड़ के एकदम ऐसे पकड़ के खींचें तो वो क्या होगी, आपके हाथ से चिपक जाएगी. वूल है, आपके हेयर्स हैं हैंड्स के साथ में, वो ऐसे ऐसे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. कुछ पेयर्स हैं जो आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट करते हैं. इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को समझने के लिए अब हम बात करते हैं चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज. चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज में फर्क है. इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी में भी थोड़ा डिफरेंसेस हैं, तो हम वन बाय वन करके लेके चलते हैं. फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज is another form of energy which resides
over the surface by transformation of electrons due to friction in pair of material like glass, सिल्क। यहां पर जो ग्लास होगा वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ग्लास ने कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, सिल्क ने उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, एक्सेप्ट किया। ग्लास पॉजिटिवली चार्ज होगा, सिल्क नेगेटिवली चार्ज होगा। दिस इज द मॉडर्न थ्योरी। बट यदि मैं इस चार्ज कॉन्सेप्ट के साथ जाता हूं, दिस इज द डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन के साथ जो चार्ज को फर्स्ट टाइम जो भी एक्सप्लेन किया था, तो उसी पर यूनिट ऑफ चार्ज, फर्स्ट कूलम SI यूनिट होती है, सेकेंड स्टैट और फ्रैंकलिन CGS, एक होती है फैराडे। दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट। कूलम साइंटिस्ट है, फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड फैराडे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यहां पर वन स्टैट और फ्रैंकलिन इक्वल्स टू होता है 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम एंड 1 फैराडे 96500 कूलम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था? सेकेंड, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट्स कूलम, स्टैट, फैराडे। वन स्टैट इज 1/3 into 10⁻⁹ कूलम, 1 फैराडे 96500 कूलम। अब बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द फिजिक्स इन क्लास 12th। चार्ज को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज चार्ज, हाउ टू कैलकुलेट चार्ज, थर्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अभी हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हम समझें। जब आप इन 4 कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो जो भी फिजिक्स में आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। हर कॉन्सेप्ट को आप अच्छे समझेंगे। आप यदि चार्ज ही नहीं जानते क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज ही नहीं पता क्या है, चार्ज को कैलकुलेट कैसे करेंगे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो बेटा आगे फिजिक्स को समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और ना आपको इंटरेस्ट रहेगा। इस वीडियो में जब आप देखेंगे कि जो भी इंट्रोडक्शन से और मैं चार्ज तक जब आया हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बात की कि चार्ज क्या है और उसकी यूनिट्स क्या हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्योंकि जब भी हम
किसी टॉपिक की या किसी डिवाइस की यदि प्रॉपर्टीज़ को नहीं समझेंगे तो हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं, यह हमें नहीं पता लगेगा। तो पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज को यदि देखें तो इनमें दो साइंटिस्ट थे, एक था ड्यूफे, दूसरे थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। ड्यूफे के अकॉर्डिंग चार्जेस अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं, मीन्स लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पहले बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्जेस में भी जब भी लिखें तो इलेक्ट्रिक चार्ज ही लिखना चाहिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू ड्यूफे, charges attracts and repel. That is, like charges repel and unlike attracts. ये प्रॉपर्टी कोई रट्टाफिकेशन के लिए नहीं है। यदि आप समझते हैं, अब जैसे गर्मियाँ आ गई हैं और आपको बहुत गर्म पानी दूं तो आप रिपेल करेंगे। गर्मियों में यदि आपको ठंडा पानी मिलता है तो आप उसे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो एक नेचुरल सा लॉ है और इस लॉ को एक्सप्लेन किया था किसने, ड्यूफे। क्योंकि अब 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं अप्रोक्सीमेट 20 आते हैं, तो हर एक कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन छुपा हुआ हो सकता है। क्वेश्चन आता है, किस साइंटिस्ट ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात की थी, किस साइंटिस्ट ने कहा था कि चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिव, इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेटिव, एडिटिव। एडिटिव मीन्स हम सिंपली प्लस कर सकते हैं। मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, मैं दोनों को प्लस करूं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों को प्लस करें। सपोज मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स थे, एक ऑब्जेक्ट ए था जिस पर 5 माइक्रोकूलम चार्ज था, दूसरा ऑब्जेक्ट बी था जिस पर 2 माइक्रोकूलम चार्ज था। दोनों को मैं कॉन्टैक्ट में लेके आया, तो अब ए और बी पर जो टोटल चार्ज होगा वो 5 + 2 कितना हुआ, 7 माइक्रोकूलम। अब यदि ए पर 5 माइक्रोकूलम चार्ज था, बी पर -7 माइक्रोकूलम चार्ज है, मैं फिर से कॉन्टैक्ट में लेके आऊं, तो अब जो नेट चार्ज होगा वो कितना, -2 माइक्रोकूलम। मीन्स चार्जेस में एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। थर्ड इज इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव चार्जेस ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ओनली बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि एक ऑब्जेक्ट कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, दूसरा उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन तो उतने ही थे। एक ने लूज किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हुआ, दूसरे ने गेन किया तो उस पर नेगेटिव चार्ज हुआ।
तो चार्ज तो उतना ही है। इन फ्यूचर या बाय चांस वो एक साथ इकट्ठा मिलते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिर से क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो कंजर्वेटिव है, मीन्स जितना चार्ज है वो एज इट इज रहेगा, केवल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। मीन्स चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म and the transformation through the electrons. And the fourth property, electric charge is quantized. Quantized means एक चार्ज की अपनी क्वांटिटी होती है। अब वो क्वांटिटी क्या है, कैसे निकालूं? अभी जो हमने केवल बात की है इलेक्ट्रिक चार्ज की, केवल सिंपल सा थॉट था कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट थे, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। दोनों में एक फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन की वजह से मैंने रब किया, रबिंग से कुछ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ए ने बी को 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। ट्रांसफॉर्मेशन तभी कंप्लीट होगी जब बी भी उन 10 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो अब ए पर कितना चार्ज हुआ? 10 इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। बी पर भी उतना ही चार्ज होगा, बट बी पर क्योंकि इसने गेन किया है तो इस पर कैसा होगा, नेगेटिव। इसने ए ने क्या किया है, लूज किया है, तो इस पर कैसा होगा, पॉजिटिव। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज है, 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं तो 10 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं तो 100 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। दीज आर द प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टी जब मैं न्यूमेरिकल्स करूंगा, मैं आगे की कुछ थ्योरी को डिस्कस करेंगे, उसमें यूज होती हैं। जैसे फिफ्थ, when two identical objects having same size and charges Q1 and Q2। एक ऑब्जेक्ट ये था, ए मान लिया, इस पर चार्ज क्या था, Q1। एक ये है, आइडेंटिकल की बात की है, दोनों के साइज सेम है, इस पर चार्ज क्या था, Q2। अभी यहां नेट चार्ज कितना था, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। क्यों? ड्यू टू द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। जब मैं इन दोनों को कॉन्टैक्ट में लेके आता हूं, ये A है और ये क्या है, B, दोनों को मैं कॉन्टैक्ट में लेके आया, तो अब इस पर जो चार्ज होगा वो तो सेम रहेगा, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। अब मैंने इन्हें क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ये A है और ये क्या है, B। अब यदि इन्हें सेपरेट करेंगे, आइडेंटिकल है, तो इन पर जो चार्जेस होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉपर्टी ये है कि यदि मेरे पास दो चार्जेस थे, एक A है जिस पर चार्ज Q1 है, B है जिस पर चार्ज Q2 है, दोनों एक से मटेरियल के हैं, दोनों का एक सा साइज है। जब दोनों को हम कॉन्टैक्ट में लेके आए तो नेट चार्ज एडिटिव प्रॉपर्टी, लेकिन जब इन्हें फर्दर सेपरेट करेंगे तो दे कैरी इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस। फॉर एग्जांपल, ए पर 10 कूलम चार्ज था, बी पर 2 माइक्रोकूलम चार्ज था। 10 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम both are in contact, total charge is 12 microcoulomb. When both are separated,
then each having 6 microcoulomb charge. And the sixth property, when A and B are identical but different in size, यदि ये साइज में डिफरेंट है, देन ए सपोज चार्ज क्या था Q1, बी चार्ज कितना था Q2, इसकी रेडियस R1, ये रेडियस क्या थी R2, R1 लेस देन R2। जब हम इन्हें एक वायर से कनेक्ट करते हैं तो अब इस पर जो नेट चार्ज होगा दैट इज द Q1 प्लस Q2। ऑन फर्दर सेपरेशन the charges Q1 and Q2 and the Q1 by Q2 equals to R1 by R2 means ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट थे, एक A एक B, ये रेडियस R1 ये R2, R1 लेस देन R2, A कैरी चार्ज Q1 B Q2। When both are in contact, then net charge is Q1 plus Q2. Then total charge Q1 plus Q2. On separation, the charges, the ratio of charges Q1 by Q2. ये बेटा 5 प्रॉपर्टीज हैं। इन 5 प्रॉपर्टीज को यदि हम याद रखते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज या आगे जब हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्सेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एटसेट्रा जब भी हम कुछ डिस्कस करेंगे तो ये सारी 5-6 प्रॉपर्टीज हमेशा याद रखनी है, बार बार इन्हें रिमाइंड करें। और एक बात और बताऊं कि फिजिक्स बेटा ऐसा नहीं है कि हम बस जो मैंने बोल दिया वो बस वही हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट है। आपको कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करें और कि सर मुझे ये क्वेरीज है, तो मैं उन्हें फिर एक बार डिस्कस करेंगे। एक कंटिन्यूस फ्लो में कुछ कॉन्सेप्ट्स रह सकते हैं, तो उस जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें मैं इंडिविजुअली आप व्हाट्सएप पर मुझसे बात करें। फिर भी मैं और दूसरी वीडियो में और उसे थोड़ा सा इम्प्रूव करूँगा। फर्स्ट वीडियो है, आज तक कभी ऑनलाइन ऐसे कभी वीडियो नहीं बनाई थी, तो थोड़ा सा बच्चे सामने होते हैं तो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट होता है। अकेले को खुद ही पढ़ाना है। अब तो कुछ चीज़ें रह सकती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि जो बच्चा समझना चाहता है और मैं नहीं बता पाया, लेकिन उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर बताएं। तो आज के टॉपिक में मैंने केवल 2 बातें रखी कि पहला तो ये कि मैं फिजिक्स को कैसे पढ़ सकता हूँ, फिजिक्स क्यों ज़रूरी है। यहाँ पर कोई भी चैप्टर पढ़ के यूं ही छोड़ देने का नहीं है। जब आप किसी यूनिट को कंप्लीट करते हैं तो यूनिट कंप्लीट करने के बाद में आपको कुछ एलिमेंट्स, मैंने बताया था एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स मिलेंगे, लेकिन इन एलिमेंट्स तक पहुंचने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो उसकी रूट है, वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मैंने कहा था कि मैं 4 चीज़ें डिस्कस करूँगा। अभी मैंने केवल इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया और उनकी 6 प्रॉपर्टीज़, और इन 6 प्रॉपर्टीज़ में आप एक बार देखें
और मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे के फिर नेक्स्ट जो 2 कॉन्सेप्ट बचे हैं, जैसे हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो ये 4 चीज़ें जब आप हमेशा अपने साथ रखते हैं, आपको ये चीज़ें हमेशा याद रहती हैं, आप इन चीज़ों में को आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, आप इन्हें हमेशा दिमाग में रखते हैं, तो आगे की फ़िज़िक्स इतनी आसान होती है, इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि आप कहेंगे कि बस 11th से इंटरेस्टिंग है। उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि यहाँ 12th में एक क्राइटेरिया लिमिटेड है। यदि मैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात कर रहा हूँ तो बस न्यूमेरिकल उसी के हो सकते हैं। यदि मुझे हार्ड नट्स में जाना है, जैसे कि मैं कुछ असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, मैंने आज पढ़ाया है वो नोट्स भी मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। तो उन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि पहले इन कॉन्सेप्ट को समझना, और इन 2 कॉन्सेप्ट को आप देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको 2 प्रॉपर्टी जो शुरू करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द चार्ज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। थैंक यू।